आ जाओ भाई, आर्टिफैक्ट मिला है। ये देखो, ये हड्डियां हैं। हमने विजिट किया दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन के खंडरात को, जहां 5000 साल पुराने जिंदगी के आसार आज भी वाज़े तौर पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उस ज़माना कदीम में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। जिस ज़माने में एंशिएंट इजिप्शियंस अपने फेरोज की पूजा करने में मसरूफ थे, उसी ज़माने में ये पक्के घर ना सिर्फ पक्के बल्कि डबल स्टोरी घर, अटैच और पब्लिक बाथरूम्स, मॉडर्न जकूजी स्टाइल के वाटर प्रूफ पूल्स, रोड्स, सीवरेज सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ थे। पर जानना यह है कि ये सब आखिर दुनिया के इस कोने में कैसे किया जाता था। हम किसी और की नहीं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एडवांस्ड सिटी थी जिसने एक्सपर्ट्स को अभी तक पहेलियों में जकेड़ रखा है। ये कौन लोग थे, क्या खाते थे, किसको पूछते थे? जहां दुनिया एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने में कामयाब हुई, वहीं इंडस वैली के लोगों की लैंग्वेज को अभी तक क्यों डिकोड नहीं किया जा सका? क्या इसको जानबूझकर इनक्रिप्टेड रखा गया था? 5000 साल पहले कड़ी मंसूबाबंदी से इतना जदीद शहर कैसे बनाया गया? उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4000 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ कौन सा सीक्रेट कनेक्शन था? और सबसे बढ़कर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कहाँ चले गए? नाज़रीन, ये बात है दिसंबर 1922 की, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। उनको एक इंतहाई खूबसूरत रेड स्पॉटेड हिरन दिखा। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे भगाया, लेकिन हिरन पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। उसका पीछा करते करते आर.डी. बनर्जी थक चुके थे और उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान उनका पैर एक तेज धार वाले ब्लेड से लगा। पहली नजर में ये नॉर्मल पत्थर लग रहा था, लेकिन मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये 4500 साल पहले ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट स्क्रैपर था। उस वक्त ये ब्लेड जानवरों की खाल उतारने या मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गुंजान जंगल के बीच से फ्लिंट स्क्रैपर का मिलना आर.डी. बनर्जी के लिए काफी हैरत का बायस बना। लिहाजा उन्होंने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इतने में बैलगाड़ी पे एक लोकल शख्स आया और जंगल के एक हिस्से में से कुछ सामान निकालकर बैलगाड़ी में लोड करने लगा। उन्होंने देखा कि ये बनी बनाई ईंटें यानी ब्रिक्स थीं, जो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा था। इस मौके पर आर.डी. बनर्जी, जो कि वैसे ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे, वो ये समझ चुके थे कि जिस जंगल के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे ज़रूर आसार कदीमा का कोई शहर धसा हुआ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहीं अपना कैंप लगा लिया, कुछ लोकल्स को हायर किया और अगले 4 महीनों तक यहाँ खुदाई करते रहे। आने वाले 4 महीनों में बनर्जी को यहाँ से जो कुछ मिलने वाला था वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफ़ी था। जंगल के नीचे से स्टैम्प्स मिली जिन पर ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स और कुछ जानवर बने हुए थे। उन्होंने स्टैम्प्स के इम्प्रेशन अपने सीनियर सर जॉन मार्शल को भिजवा दिए, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। बेशक ये स्टैम्प्स हजारों सालों के बाद जमीन से निकाली गई थीं, लेकिन सर जॉन मार्शल इनके इम्प्रेशंस पहले भी कहीं देख चुके थे। जी हाँ, आर.डी. बनर्जी जिस जगह पर मौजूद थे वो मोहनजोदड़ो था, जबकि 2 साल पहले यहाँ से 600 किलोमीटर नॉर्थ में हड़प्पा से ऐसी ही हूबहू स्टैम्प्स इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को भी मिली थी। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहने वाले लोग एक ही सिविलाइजेशन के 2 अलग अलग शहरों में बसते थे।
शुरुआत में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के दूसरे छोटे बड़े गांव मिलना शुरू हुए। इनमें से ज्यादातर इंडस रिवर के किनारे पाए गए। यही वजह थी कि बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाने लगा। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक ही महदूद नहीं थी। बलूचिस्तान में मकरान के कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान में भी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात पाए गए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी सिटीज मिल चुकी हैं। लेकिन चंद माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 3771 तक जाता है। यानी इंडस सिविलाइजेशन ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर तक और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस पूरे ऑक्यूपाइड एरिया का अगर उस वक्त की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन इन दोनों के कंबाइंड एरिया से भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैली थी। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली एडवांस्ड सिटीज में भी ये पहले नंबर पर आती है। इसको ये नाम यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है। सिंधी लैंग्वेज में टीले को कहते हैं दड़ो और मोहन का मतलब है मरे हुए, यानी मरे हुओं का टीला। 1925 से लेकर 1964 तक यहाँ एक्सकवेशंस का काम चलता रहा। 633 एकड़ पे फैले मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को एक्सकवेट किया गया है और सिर्फ इसी में ही जो कुछ बाहर आया वो इस शहर में रहने वालों की सोच और रहन सहन की एक क्लियर पिक्चर जाहिर करता है। 5000 साल पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सड़कें और गलियां बिछाई गईं जो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, और जो सड़कें क्रॉस में बनाई गईं वो इनके ठीक 90 डिग्रीज में बनी हैं। मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई देखी गई। एक अपर सिटी है जिसको सिटाडेल कहा जाता है। ये लोअर टाउन से मुख्तलिफ है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आजकल की मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग एरिया होता है। इसमें शामिल है एक कॉलेज जहां लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, एक ग्रेनरी यानी अनाज का गोडाउन, इसमें हवा के गुजर के लिए रोशनदान भी मौजूद थे और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। ग्रेनरी को देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कितनी फिक्र करती थी। सैलाब या मुश्किल हालात में ग्रेनरी में स्टोर किया हुआ अनाज लोगों में बांटा जाता था। इसके बाद आता है ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसकी दोनों साइड्स पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। ये इतना ही पानी है जितना आजकल छत पे लगे 30 वाटर टैंक्स को मिला लिया जाए। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि ग्रेट बाथ की दीवारों को जिप्सम और बिटुमेन यानी डांबर से वाटर टाइट किया गया था। जिप्सम जो कि प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बिटुमेन एक वाटर प्रूफ हाइड्रोकार्बन है जो आजकल भी वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ पिलर्स देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा तालाब एक बड़ी छत के नीचे था, जिस तरह आजकल के कवर्ड पूल्स होते हैं। इसमें पानी भरने के लिए साथ ही एक बड़ा कुआं भी मौजूद है और पूल से पानी निकालने के लिए भी एक खास सिस्टम डिजाइन किया गया था। बाथ के बॉटम पे आप ये सुराख देख सकते हैं जो कि एक बड़े नाले में निकलता है और यहाँ से पानी होता हुआ शहर से बाहर दरिया की ओर निकाल दिया जाता था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था ये अभी तक सही से वाज़ेह नहीं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। सिटाडेल यानी किले में और भी काफी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी है जो इन सबसे अलग है। इसको पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन ये मिस्टीरियस बिल्डिंग 4800 स्क्वायर फुट के एरिया पर फैली हुई है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं।
असल में ये कोई बड़ा असेंबली हॉल था जिसमें यहाँ के ऑफिशियल्स इकट्ठे होते थे, या फिर कोई सेरेमोनियल हॉल जहाँ छोटे बड़े फंक्शंस किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स, बल्कि पूरा शहर ही एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ऐसा नॉर्मली सिर्फ तभी किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी या फिर सैलाब से महफूज रखना हो। आज भी मोहनजोदड़ो सिंध के जिस हिस्से में मौजूद है, यहाँ हर दूसरे साल बारिशों की वजह से पूरे गांव सैलाब की जद में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि 5000 साल पहले सैलाब को नजर में रखते हुए पूरे शहर को ही उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे एक खास प्लान के तहत बनाया गया था। लेकिन पूरे शहर को प्लेटफॉर्म पे बनाने का मकसद सिर्फ बारिश के पानी से ही बचना नहीं था, बल्कि मोहनजोदड़ो के लोग एक नया सिस्टम इजाद कर चुके थे जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, पूरी सिटी में शानदार ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। शहर की हर बिल्डिंग और छोटे से छोटा घर भी इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। उस दौर में वो लोग ये जान चुके थे कि ड्रेनेज के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर का उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे बनना बहुत जरूरी है। ये सीवरेज सिस्टम कोई मामूली नहीं था, बल्कि हर थोड़े फासले के बाद इसमें मैन होल्स रखे गए थे ताकि ब्लॉक होने की सूरत में कचरा साफ किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था। ये ना सिर्फ किसी हादसे से बचने के लिए, बल्कि लाइमस्टोन की खासियत है कि वो बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग सफाई को लेकर कितने सीरियस थे। उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और ना ही ऐसे रोड्स। इवन आजकल भी इंडिया और पाकिस्तान के काफी देहातों में इस तरह का सीवरेज सिस्टम नहीं पाया जाता। मोहनजोदड़ो में सिर्फ 10% एक्सकवेशंस में ही 700 वेल्स मिली हैं, 700 कुएं। हालांकि पहले तो इंडस रिवर में पानी काफी ज्यादा था जो बिल्कुल इसके बराबर से गुजरती थी, लेकिन फिर भी यहाँ जगह जगह पर कुएं देखे जा सकते हैं। पब्लिक के लिए बड़े कुएं थे, जबकि कई घरों में भी छोटे छोटे कुएं मौजूद थे। किले से हटकर लोअर टाउन में ज्यादातर सिर्फ घर, मार्केट्स और इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ था। खास तौर पर किले के ईस्ट में वाक़े इस एरिया में यहाँ के बिजनेसमैन या फिर ज्यादा मालदार लोग रहते थे। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि डबल स्टोरी घर भी बने थे, जिनके बरामदे से चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाती हैं। इनकी छत जिन पिलर्स पर खड़ी थी वो निशानात आज तक वाज़ेह हैं। यहाँ के कुएं 10 फुट तक उठे हुए जो खास फर्स्ट फ्लोर पर रहने वालों के लिए बनाए गए थे। यहाँ मार्केट्स में हमें एक शॉप के अंदर बड़ा सा तंदूर भी दिखा जहाँ रोटियां पकाई जाती थी। इसके सामने एक बड़ी सी खिड़की ये इशारा देती है कि शायद यहाँ लोग लाइन बनाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। मार्केट में एक दुकान ऐसी भी थी जिसके अंदर टेक अवे विंडो मौजूद थी, जैसा कि आजकल के मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में होती है। एलीट क्लास के इस एरिया में एक घर की दीवार दूसरों से काफी मुख्तलिफ है। अंदर से ये मिट्टी से बनाई गई है, जबकि इसके बाहर वाला पोर्शन पक्की ईंटों का बना है। ये खास एहतमाम इस घर को ठंडा रखने के लिए किया गया था। परफेक्ट प्लानिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि तमाम लोअर टाउन्स के बीच से गुजरने वाली चौड़ी सड़क बिल्कुल सीधी बनाई गई थी, जिसको गूगल अर्थ से भी देखा जा सकता है। शायद ये सड़क उस वक्त का इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। इसी एरिया की फुटेजेस बनाने के दौरान हमें यहाँ एक दीवार में 5000 साल पुराना आर्टिफैक्ट धसा हुआ मिला। 2.5 इंच की ये कोन दिखती तो राइफल की गोली जैसी है, लेकिन असल में ये मिट्टी का बनाया हुआ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो उस वक्त टाइम देखने के काम आता था। इसको सूरज के नीचे सीधा खड़ा किया जाता था और फिर इस कोन से बनने वाले शैडो से दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इस तरह की बहुत सारी कोन्स पहले भी एक्सकवेशन में यहाँ से मिल चुकी हैं। मोहनजोदड़ो की दीवारों में यहाँ जिंदगी की झलक आज भी नजर आती है। एक दीवार में मिट्टी के बर्तन और बैंगल्स के टुकड़े, इस्तेमाल शुदा कोयले और हड्डियों के पीसेस भी दिखाई दिए। ये देखो, ये हड्डियाँ हैं। एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, एक हड्डी एक ये रही हड्डी, बर्तनों के टुकड़े हैं। ठीक है। ये देखो, ये
ये बर्तनों के टुकड़े हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। सिर्फ ये नीचे नीचे देखो, ये देखो, देखो गोल देख रहे हो। पर हड्डियों के टुकड़ों और इस्तेमाल शुदा कोयलों का दीवारों के अंदर क्या काम? ये एक इशारा भी हो सकता है उस कुदरती आफत का जिसने मोहनजोदड़ो को इन खंडरात में बदल दिया है, जैसा कि फ्लड्स यानी सैलाब। हड्डियों की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि यहाँ से टोटल 37 ढांचे मिल चुके हैं, जिनमें से 14 ढांचे एक ऐसे कमरे से मिले जिसको रूम नंबर 74 कहा जाता है, या फिर आसान लफ्जों में स्केलेटन रूम। इसी स्केलेटन रूम में से 14 ढांचे निकाले गए, लेकिन ये ढांचे पूरे नहीं थे, यानी किसी का निचला हिस्सा नहीं था तो किसी का सर नहीं था। उनके ढांचे आधे मिले हमें, कुछ यहाँ तक मिले, नीचे का हिस्सा टांगे वगैरह नहीं मिले। कुछ की गर्दनें वहाँ पे पड़ी हैं, बाकी ढांचा मिला है। कुछ की जो है ये जो है क्या कहते हैं, बाजू कटे हुए मिले, कुछ ज़ख्मी मिले हुए हैं। मतलब दे आर टोटली इंजर्ड एंड beheaded and wounded badly। इस मंजर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आज भी म्यूजियम में पड़ी है। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक ही रूम में इतनी लाशें क्यों रखी गई थी? क्या ये लोग दब कर मर गए या फिर मरने के बाद इनको यहाँ लाकर किसी ने रखा था? इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसी एरिया में घरों के दरमियान गुजरने वाली एक गली है जिसको डेड मैन लेन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी एक बिना सर के ढांचा मिला था। HR एरिया के बराबर में VS एरिया है, जहाँ एक अनोखा कमरा मौजूद है। इसी कमरे की जमीन पर ईंटों से गोल गोल होल्डर्स बने हैं और इसी कमरे में एक कुआं भी मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि इन होल्डर्स में कोई बर्तन या बड़ी कढ़ाई रखी जाती थी। कमरे में एक ड्रेन होल भी देखा जा सकता है। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्क कैनोअर का मानना है कि ये कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये कपड़ा डाई करने वाले की वर्कशॉप थी। कपड़ा डाई करने के प्रोसेस में गर्म पानी के अंदर रंग और कपड़े को डाला जाता है। उबलते हुए पानी के प्रेशर से रंग आसानी से कपड़े के अंदर अंदर तक चढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी सिंधी अजरक इसी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, जिसकी कड़ियाँ 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। 1925 में यहाँ से मिलने वाले प्रीस्ट किंग के स्कल्पचर को भी कंधे पर एक अजरक जैसी शॉल पहनी हुई है। पर क्या ये प्रीस्ट किंग वाकई मोहनजोदड़ो का रूलर या बादशाह था? मोहनजोदड़ो से मिलने वाले स्कल्पचर को देखा जाए तो इसमें एक शख्स की साफ सुथरी दाढ़ी है। इसने सर पर बैंड पहन रखा है, बालों पर कंघी, बाजू पर पत्थर, कांधे पर प्रिंटेड शॉल रखी है और इसकी आंखें बंद पड़ी हैं। इसका ये होलिया देखकर किसी ने कहा ये प्रीस्ट यानी पुजारी लगता है जो पूजा करने में मसरूफ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि ये यहाँ का किंग लगता है। इन दोनों ओपिनियंस को मिक्सअप करके इसका नाम प्रीस्ट किंग ही पड़ गया। असल में ये इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 6 इंच का छोटा स्कल्पचर था और इसका निचला हिस्सा आज तक मिसिंग है। इसी तरह मोहनजोदड़ो का शोहरत पाने वाला दूसरा स्कल्पचर इस डांसिंग गर्ल का है। इसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये डांस करने की पोजीशन में है। एक्सकवेशन के बाद ये दोनों स्कल्पचर्स काफी अरसे तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में पड़े रहे, लेकिन फिर 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि ये दोनों स्कल्पचर्स पाकिस्तान को वापस किए जाएं। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कहा कि ये डांसिंग गर्ल तो हम नहीं दे सकते, पर आप इस मौलवी साहब को ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से इसकी कॉपी कराची म्यूजियम में पड़ी है, जबकि ओरिजिनल स्कल्पचर खराब ना हो इसी वजह से उसको प्रिजर्व करके कहीं छुपा कर रखा है। मोहनजोदड़ो और इंडस वैली के लोग काफी टैलेंटेड यानी हुनरमंद थे। इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं बल्कि इजाद की थी। इनका मेन इनकम सोर्स एग्रीकल्चर था। इंडस रिवर के बहाव की वजह से यहाँ की जमीन काफी जरखेज थी। ये लोग वीट, बार्ले यानी गेहूं और जौ के साथ साथ केला, खरबूज और मटर की फसलें भी लगाते थे, पर इनकी सबसे बड़ी कामयाबी कपास की खेती थी। यहाँ तक कि उस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी कपास का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडस वैली में कपास की प्रोडक्शन मोहनजोदड़ो से भी 2000 साल पहले यानी आज से 7000 साल पहले की गई थी।
कपड़े के असल टुकड़े चांदी के गुलदान और तांबे की चीजों के ढक्कन से जुड़े हुए पाए गए। इनके टैलेंट का अंदाजा यहाँ इस्तेमाल होने वाली ईंटों से भी लगाया जा सकता है। उस जमाना कदीम में उन्होंने एक ही साइज की ईंटें बनाई थी। पहले ये लोग ईंटों को सूरज की गरमाइश में पकाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने भट्टी में ईंटें पकाने की टेक्नोलॉजी इजाद की। पर सवाल यह है कि इतनी ज्यादा ईंटें पकाने के लिए ये लकड़ी कहाँ से लाते थे। मोहनजोदड़ो का एरिया तो खुश्क साल लगता है, पर ये हमेशा ऐसे नहीं था। पहले ये पूरा एरिया घने जंगलात से भरा होता था और बीच में इन्होंने अपना शहर बसाया हुआ था, और ये जंगल ही था जो इनको सैकड़ों टन जलाने के लिए लकड़ी फराहम करता था। इन सब चीजों के साथ साथ यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स भी इस सिविलाइजेशन की हुनरमंदी का सबूत देते हैं। ब्रॉन्ज से बनाया गया मिरर और लकड़ी से बनी कंघी, मिट्टी और ब्रोंज से बनी ज्वेलरी, तांबे से बनी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, कपड़ा सीने की सुई, सुरमादानी, मसाला पीसने के लिए पत्थर, पेंटेड पॉट्स, बाथ टब, तरह तरह के बच्चों के खिलौने जिसमें बॉल्स और लट्टू भी शामिल हैं, मुख्तलिफ सील्स जिससे ठप्पे लगाए जाते थे, और सबसे बढ़कर वेट स्टोन्स। इन वेट स्टोन्स की जब ठीक से जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये लोग मुख्तलिफ चीजों को तोल कर बेचा करते थे। इनका जो छोटे से छोटा वेट है उसका वजन आज एग्जैक्टली 0.856 ग्राम्स बनता है, और सबसे कॉमन वेट 13.7 ग्राम्स का। अगर सबसे छोटे वेट को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एग्जैक्टली 13.7 ग्राम्स ही बनता है। हैरानी की बात यह है कि पूरी इंडस सिविलाइजेशन में यही स्टैंडर्ड चलता था। जहां से भी ऐसे वेट्स मिले हैं उन सब का एक जितना ही वजन था। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी और बिजनेस को लेकर भी काफी सीरियस थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये लोग आपस में ही चीजों की लेन देन करते थे या फिर बाहर की दुनिया से भी इनका कोई सीक्रेट कनेक्शन था। इस राज से पर्दा तब उठा जब जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का फैसला किया। ये आर्टिकल 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन में छपा, और यही वो पॉइंट था जब दुनिया पहली बार इस सिविलाइजेशन का नाम सुन रही थी। वरना इससे पहले लोग सिर्फ मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानते थे। इस आर्टिकल को पढ़ने और मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स की तस्वीरें देखने के बाद इराक से ताल्लुक़ रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने जॉन मार्शल से कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि जो सील्स आपने पब्लिश की हैं वैसी ही सील्स हम मेसोपोटामियन रूइंस से भी निकाल चुके हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2200 किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया, जहां आज इराक मौजूद है, उनसे ट्रेडिंग रिलेशन भी था, और मेसोपोटामिया का इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कनेक्शन था। इंडस वैली की एक नायाब कार्नेलियन बीड इजिप्ट से भी मिल चुकी है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले इंडस वैली से मेसोपोटामिया आई और वहां से इजिप्ट गई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस वैली के लोग इतने टैलेंटेड थे कि इनका काम उस वक्त इंटरनेशनली माना जाता था। ये वो तमाम चीजें हैं जो इंडस से मेसोपोटामिया और इजिप्ट में 3 से 5000 साल पहले इंपोर्ट की गई थी। इनमें वेट्स, नायाब तराशे हुए पत्थर, ब्रेसलेट्स, बीड्स और सील्स मौजूद हैं। अब अगर इनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन भी था तो आखिर वो लोग इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को किस नाम से पुकारते थे? आखिर इनका कोई तो नाम होगा। इसका क्लू हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची स्टोरी से मिलता है। मेसोपोटामिया में अकाडियन एम्पायर के रूलर सारगान ने अपने शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने का इरादा किया। इस मंदिर को सजाने के लिए दुनिया की कीमती चीजें इस्तेमाल की गईं। सारगान बादशाह ने इराक से मिलने वाली टैबलेट्स पे लिखा था कि मैंने अपने बहरी जहाज दिलमुन, मगान और मेलूहा भेजे थे और अपने लोगों से कहा कि वहां से जो कीमती चीज मिले वो लेकर आओ। दिलमुन उस वक्त पर्शियन गल्फ के एरिया को कहा जाता था जो आज का बहरेन है। मगान की शनाख्त ओमान और मकरान से हुई है, जबकि मेलूहा के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये सारगान बादशाह ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का नाम लिखा है।
अकाडियन एम्पायर के रिकॉर्ड में यह भी लिखा है कि मेलुहा से टिम्बर यानी लकड़ी, कार्नेलियन जो कि एक कीमती पत्थर है, और हाथी के दांत मंगाए गए। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये तीनों चीजें आज भी सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में पाई जाती हैं। टिम्बर के बारे में तो सब जानते ही हैं, कार्नेलियन आज भी गुजरात से निकाला जाता है, और हाथी के दांतों की बात की जाए तो इंडिया में एशियन एलिफेंट्स की 60% पॉपुलेशन आबाद है। मेसोपोटामिया यानी इराक जाने के लिए उस वक्त 2 रास्ते थे। एक जमीनी रास्ता था जो इंडस वैली से होता हुआ अफगानिस्तान, ईरान और इराक को जाता था, और दूसरा रास्ता समंदरी था। इंडस रिवर के बहाव के साथ कश्तियों पे सामान लादकर समंदर के जरिए पर्शियन गल्फ तक पहुंचाया जाता था। 5000 साल पहले समंदर का लेवल काफी नीचे था। पर्शियन गल्फ, जिसकी डेप्थ सिर्फ चंद मीटर ही है, ये पहले जमीन का हिस्सा हुआ करता था। और इस पॉइंट पे जहां अभी दुबई का ईस्टर्न कोस्ट है, यहीं से मेसोपोटामिया की टेरिटरी शुरू हो जाती थी। यानी जिस पॉइंट पर इंडस रिवर समंदर में गिरती है, वहां से इराक जो आज 2000 किलोमीटर बनता है, यही रास्ता पहले 1000 किलोमीटर लंबा होता था। मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीजें तो हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हम नहीं जान पाए, जिनमें सबसे ऊपर यहाँ बोली और लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज को इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, हिंदी के 46 और उर्दू के 39। इन हर एक अल्फाबेट की अपनी ही यूनिक साउंड है। इसी तरह इंडस स्क्रिप्ट में अभी तक टोटल 419 अल्फाबेट्स या फिर फिगर्स रिकॉर्ड की गई हैं। अभी तक कई अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट ताहाल अभी तक डिकोड नहीं हो पाई। हम इस स्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और वो भी ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि कुछ टैबलेट्स में जब लेफ्ट साइड पे जगह कम पड़ रही थी तो लिखने वाले ने कैरेक्टर्स को छोटा करके फिट कर दिया। इंडस स्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज थी, और शायद ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि इसके बारे में कोई जान ना पाए। और अब हम जानते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो मोहनजोदड़ो में मौजूद तो है, लेकिन असल में ये उन्होंने बनाई नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की पहचान और यहाँ के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, असल में ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो खत्म होने के करीब 2000 सालों के बाद खुशान बादशाह के दौर में बनाया गया था। स्तूपा की खास बात यह है कि इसके अंदर एक पॉट रखा जाता था जिसमें बुद्धा की एशेज होती थी। बुद्धा एक बुद्धिस्ट धर्म के रिलीजियस टीचर थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। जब वो मर गए तो उनकी बॉडी को लेकर उनके फॉलोअर्स में ही एक बवाल मच गया। हर कोई उनकी बॉडी के लिए लड़ने झगड़ने लगा। आखिरकार फैसला ये हुआ कि बुद्धा की बॉडी को जलाकर उनकी एशेज को उनके फॉलोअर्स के बीच बांट दिया जाएगा। पॉट में बुद्धा की एशेज लिए उनके फॉलोअर्स को जहां भी ऊंचा टीला नजर आया वहां उन्होंने एक गुंबद बनाया, उसमें बुद्धा की एशेज रखी और चारों तरफ कमरे बनाकर वहां पूजा स्टार्ट कर दी। लेकिन मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी से पहले ही आसपास रहने वाले लोग खजाने की तलाश में स्तूपा के अंदर गए और इस पॉट को तोड़ दिया, जिसके टुकड़े 1925 में एक्सकवेशंस के दौरान मिले थे। अभी तक हमने मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी के बारे में जाना, इनकी शानदार टाउन प्लानिंग, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, स्तूपा की हकीकत और इंडस सिविलाइजेशन का बाहर की दुनिया से ताल्लुक के बारे में जाना। लेकिन आखिर इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली कहाँ गई? ये एक आखिरी सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से सिर्फ गिने चुने स्केलेटन्स ही मिले हैं, यानी ये जगह अचानक से खंडरात में नहीं बदली। मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया 633 एकड़्स पर मबनी था और उसमें से सिर्फ 10% एरिया पर एक्सकवेशंस हुई हैं। यानी अभी तक 90% शहर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 50,000 से 1 लाख लोग रहते थे। अगर यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती थी तो हमला या कुदरती आफत की सूरत में यहाँ सिर्फ 37 नहीं बल्कि सैकड़ों ढांचे मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इससे जाहिर होता है कि ये जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली हुई है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जगह उनको छोड़नी पड़ी। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर का तबाह होना, इंडस रिवर में पानी का कम होना और बाहर से आने वाले लोगों का हमला करना। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि यही वो वजूहात थीं जिनकी वजह से मोहनजोदड़ो के लोग अपने शहर को छोड़ गए। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग यहाँ से किसी और जगह पर नहीं गए बल्कि पूरे सिंध में डिवाइड हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शनाख्त ही भूल गए। इसका जीता जागता सबूत इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर और आजकल के लोकल कल्चर का आपस में मैच होना है। यहाँ की खूबसूरत पॉटरी, जिसको हाला हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है, उसकी जड़ें भी 5000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन से ही मिलती हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल अजरक आज भी सिंध में बनाई जाती है। कुल्हाड़ी का डिजाइन जो मोहनजोदड़ो से मिला, वैसा ही डिजाइन आज तक फॉलो किया जा रहा है। पर बहुत से ऐसे तौर तरीके भी हैं जो रिलीजियस वजूहात की वजह से आज फॉलो नहीं किए जाते, जैसा कि बरियल और खाना। मोहनजोदड़ो में मरने के बाद 3 तरीकों से बॉडी का बरियल किया जाता था। या तो उनको जला दिया जाता था या फिर बॉडी के किसी एक हिस्से को दफनाया जाता था, और तीसरे तरीके में पूरी बॉडी को सजा धजा कर उसमें जरूरी सामान रख कर दफनाया जाता था। क्योंकि मोहनजोदड़ो के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते थे, जैसा कि एंशिएंट इजिप्ट में होता था। बॉडी के साथ ज्वेलरी और खाना पीना भी साथ ही दफनाया जाता था। उनका यकीन था कि मरने के बाद जब ये दोबारा जिंदा होंगे तो उस वक्त उनके पास जरूरी सामान मौजूद होना चाहिए। खाने की बात की जाए तो यहाँ के लोग अनाज के अलावा कछुआ और मगरमच्छ भी खाते थे। एक्सकवेशंस के दौरान कई जगह से ऐसे बर्तन मिले जिसमें कछुए के शेल्स मौजूद थे। रिसेंटली यहाँ पे काम हो रहा था 2022 में 23 में, तो काम करते करते रिपेयर का काम करते एक प्याला मिला, उसके अंदर सिक्के थे 2000 साल पुराने। अच्छा। उनका वजन था 5.5 किलो कॉपर के, वो कुशान बादशाहों के ज़माने के। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मोहनजोदड़ो पर मजीद एक्सकवेशंस पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स पहले जमीन के अंदर महफूज थे उन पर आज आबो हवा बुरी तरह असर अंदाज हो रही है। अगर इसकी रिस्टोरेशन की तरफ तवज्जो ना दी गई तो अनकरीब हम इस कदीम जेवर को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।